हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पुनः डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो कि स्वराज आईएएस के द्वारा आपको दिया जा रहा है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, मतलब आपका अपना क्रांति सर आज जो लेके आया है वो है जैव विविधता, मतलब कि एनवायरनमेंट की बात चली। इससे पूर्व ही मैंने जैव विविधता की परिभाषा, उसको कैसे मापन किया जाता है, मापन के बाद आपको ये भी बताया गया था इससे पूर्व वाले में कि कौन कौन से आपके पास हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र है, और उससे संबंधित हमने प्रश्नों को हल किया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मैं पहले टॉपिक को बता देता हूं। और यहाँ पर विद्यार्थियों, फिर से आप सभी से एक विनती है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने की जगह ज्यादा बेहतर है कि आप में डायरेक्ट कमेंट करिए, आपको व्हाट्सएप पर्सनली भेज दिया जाएगा। हाँ, आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए 9584895611। आप पर्सनली इसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको रेस्पेक्टेड सभी टीचर्स के पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए अब लेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो आपको टॉपिक बताया जाएगा वह जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, क्या क्या उसके उपाय हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और यूनेस्को के द्वारा कितने सेलेक्ट किए गए वो हमको जानना है। फिर हम जानेंगे प्रवाल भित्ति क्षेत्रों के बारे में कि प्रवाल भित्ति दो प्रकार के यहाँ पर हम दिखाएंगे, किसके क्षेत्र में कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे तटीय हो गया, अटोल हो गया। फिर हम देखेंगे जैव विविधता के क्या उपयोग है। उदाहरण के तौर पर अगर हम जैव विविधता के अंतर्गत अगर हम प्रजातियों का संरक्षण करते हैं तो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए काफी मददगार है, और भी कई उपयोगों की हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे IUCN के बारे में। IUCN के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की बात चलिए, जहां पे कुछ ऐसे विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची तैयार की जाएगी, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और लास्ट में विद्यार्थियों आपको दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि विद्यार्थी याद तो कर लेते हैं परंतु उनको एक मस्तिष्क में यह प्रश्न रहता है कि सर मैंने सब याद तो कर लिया पर मुझे याद नहीं आ रहा है। वो याद इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी ही नहीं करते टॉपिक वाइज। तो ये प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, और ये प्रॉब्लम आपका दूर कर सके इसलिए स्वराज आईएएस आपको एक डिटेल लेक्चर्स के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देता है उससे संबंधित। तो चलिए देर किस बात की, चालू करते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट की सीरीज को क्रांति सर के साथ। और हाँ भाई, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो क्रांति सर है जो सीरीज चला रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता की यहाँ पे संरक्षण की बात चल रही है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों को क्या जानना जरूरी है। जानना ये जरूरी है कि अगर आप जैव विविधता को संरक्षित करना चाहते हो तो उसका एक महत्वपूर्ण कदम क्या है। भाई महत्वपूर्ण कदम तो एकमात्र ये हो सकता है कि आपके पास जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, कोशिश ये करो कि उसका जो प्राकृतिक वास है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, आप उनको संरक्षित वहीं पे कर दो। किसी प्रकार के मानवीय क्रियाओं से उनको दूर रखिए। तो इसके लिए आपको कौन सा कदम उठाना पड़ेगा, तो एक रणनीतिक तौर पर जो आप कदम उठाते हो वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करना। आप ये याद रखोगे तो उत्तर क्या आएगा, जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, ये आप याद रखोगे। देखिए ये जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ये मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सके, एक कॉन्सेप्ट आपकी तैयारी की जा रही है। और फिर से कह रहा हूं, आप पीडीएफ की बिल्कुल चिंता ना करो। अब देखिए आप जैव मंडल रिजर्व की स्थापना तो कर दिए, अब इसके उद्देश्यों को हमको देखना होगा। हो सकता है वो आपको उद्देश्य पूछ दे, हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि एक्स सीटू इन सीटू से आप क्या समझते हो। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल रिजर्व की आपने स्थापना किया, वहां पे आप प्रजातियों को सुरक्षित रखना चाहते हो। तो प्रजातियों को सुरक्षित रखने के भी दो तरीके आपके पास दिखाई देते हैं, वो आप याद रखोगे। एक है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। जब हम इन सीटू की हम बात करते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि जितने भी प्रजाति होते हैं हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की, उनको आनुवांशिक तौर पर संरक्षण प्रदान करने के लिए हम उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, कुछ अनुकूल स्थितियां वहां पर उत्पन्न करते हैं, तो वो कहलाएगा इन सीटू या फिर स्वस्थानिक विविधता का संरक्षण। आप ये याद रखोगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनको आप उस नेचुरल हैबिटेट या फिर प्राकृतिक वास से निकाल करके मानव द्वारा निर्मित कुछ आवास स्थान पर आप ले जा रहे हो, जहां पे प्राणियों को रखा जाएगा, जंतुओं को रखा जाएगा, माफ करिए, जैसे कि
जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, या फिर आपके पास कोई एक ऐसा लेबोरेटरी स्थान जहां पर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार में, उनके आपके पास कोई अंडे मिल गए हैं, आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक बेहतर अनुकूल तापमान में आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसे स्थान पर जब आप ले जाते हो प्राकृतिक आवास से दूर, तो वो कहलाता है ex-situ। ये आप याद रखोगे, ex-situ मतलब कि बाह्य स्थानीय संरक्षण तकनीक। तो ये दो तकनीक है जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ex-situ से आप क्या समझते हो, in situ से आप क्या समझते हो। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ा जाए। जब हम आगे इस जैवमंडल के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व जो है वो घोषित किए गए हैं। परंतु अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारे पास 12 ऐसे जैवमंडल रिजर्व दिखाई देते हैं जो कि यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। तो आपके पास एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार ने अब तक के कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो याद रखोगे भारत सरकार के द्वारा 18 किया गया है, और इसी 18 में से यूनेस्को के द्वारा कुल कितने सेलेक्ट किए गए हैं? तो आप याद रखोगे 12। अब देखिए आपके पास जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठता है कि सर वो 12 जो जैवमंडल जो क्षेत्र है, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो कौन कौन से है? इसको हम देखते हैं। यहां देखिएगा मैं एक भारत का मैप बना रहा हूं और ये सारा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, इसलिए आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए और पीडीएफ आपको निःशुल्क दे दिया जाएगा, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अब 12 की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है एक नीलगिरी की पहाड़ियां, आप जानते हो। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये यूनेस्को के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। अब मैं उन 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की यहाँ पर मैपिंग करूंगा जो कि यूनेस्को के द्वारा सिलेक्टेड है। तो एक नीलगिरी हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियां आपको कहां दिखाई दे रही है? तो ये आपके पास केरल तमिलनाडु कर्नाटक की बाउंड्री से कनेक्टेड दिखाई देता है। उत्तराखंड में जाते हैं तो यहां पर आपके पास मिलेगा नंदा देवी, एनडी लिख देता हूं मैं, नंदा देवी आपको यहाँ पे कहां मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। आप पश्चिम बंगाल में जाओगे तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा मिलेगा, एस मैंने रख दिया, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में 3 आपके पास दिखाई दे दिया। अब अगर आप तमिलनाडु और श्रीलंका तरफ जाओगे तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी आपके पास दिखाई देती है, मैंने एम रख दिया, मन्नार की खाड़ी। 4 हो गए। 5वां मेघालय तरफ आपके पास दिखाई देता है जिसको नोकरेक नेशनल पार्क, यहाँ पे नोकरेक एनके में रख दिया, ठीक है, मेघालय तरफ आपके पास दिखाई दे रहा है। अगर आप एमपी में जाते हो तो एमपी में आपको यहाँ पे एक पचमढ़ी दिखाई देगा, साथ ही साथ इसी एमपी में यहाँ पर पन्ना दिखाई देगा, और इसी एमपी और छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड अगर आप जाते हो तो यहाँ पे अचानकमार अमरकंटक अचानकमार अमरकंटक ये आपको दिखाई देगा। मतलब कि एमपी में 3 और वही छत्तीसगढ़ और एमपी से मिला हुआ देखेंगे तो अचानकमार अमरकंटक दिखाई देता है। आप जानते हो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, तो इस अंडमान और निकोबार में यहाँ पे ग्रेट निकोबार GN ग्रेट निकोबार जो है वो भी यूनेस्को ने इसे सिलेक्ट कर रखा है। केरल और तमिलनाडु, केरल यहाँ पे केरल आपको दिखाई दे रहा है और तमिलनाडु से कनेक्टेड आपको यहाँ पे अगस्त मलाई हिल दिखाई देता है, ये भी यूनेस्को के द्वारा सिलेक्टेड है। आप अगर सिक्किम में जाओगे तो यहाँ पे कंचनजंगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देता है, ये आप याद रखोगे। तो ये कुल 12 ऐसे साइट हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेक्चर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा करके देखते हैं कि हमारे पास और क्या डिटेल में जानना जरूरी है। डिटेल में जानना जरूरी है अब हमें प्रवाल भित्ति को लेकर के, क्योंकि आपके पास ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि तटीय प्रवाल भित्ति दिए गए विकल्पों में से कहां पाया जाता है। वो ये भी कर सकते हैं कि अटोल प्रवाल भित्ति कहां पाया जाता है, दिए गए विकल्पों में से आप बताइए। तो सबसे पहले हम प्रवाल भित्ति को समझते हैं। देखिए जब हम प्रवाल भित्ति की बात करें या फिर कोरल रीफ की अगर बात करें तो जलीय या फिर एक्वाटिक लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है जो जल में रह रहे हैं, ठीक है, उसे हम उससे निकलने वाले जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हम यहाँ पर कोरल रीफ कहते हैं, प्रवाल भित्ति, ये आप याद रखोगे। तो ये जो प्रवाल भित्ति है इसमें अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के द्वारा इसे समझेंगे। मैं एक भारत का मैप बना देता हूं ताकि आपको इजीली जो चीजें हैं वो याद हो जाए। यहां देखिए अगर हम राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार चले
तो भारत में प्रवाल भित्ति पाए जाने वाले 4 प्रमुख क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रवाल भित्ति पाए जाने वाले यहाँ पर सारे चीज लिखा गया है, आप क्लास मैपिंग में देखें। तो ऐसे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के द्वारा जो स्थान सेलेक्ट किए गए प्रवाल भित्ति के लिए, तो आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार एक ले लीजिए, ये एक आपके पास दिखाई दे रहा है एक। दूसरा गुजरात तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी आपके पास दिखाई देती, 2 हो गए। तीसरा मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और श्रीलंका की तरफ है, ये 3 मन्नार की खाड़ी। चतुर्थ में आपके पास यहाँ अरब सागर में जो मिलेगा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको दिखाई देते हैं प्रवाल भित्ति वाले प्रमुख क्षेत्र। अब यहां देखेंगे जो आपके पास मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी, साथ ही साथ यहां पर कच्छ की खाड़ी, और अगर बात किया जाए तो अंडमान और निकोबार, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तटीय प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आप ये याद रखोगे कैसी पाई जाती है, तटीय प्रकार की प्रवाल भित्ति। जबकि हम लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में आपको अटोल मतलब कि यहाँ समझने की कोशिश करिए, अटोल प्रवाल भित्ति, यहाँ पे जो अटोल प्रवाल भित्ति की जो यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब कि वो क्या होगा, जो प्रवाल भित्ति है, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पे निकल रहे हैं वो चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेंगे और समुद्र का जो पानी है वो अंदर की ओर चले जाता है, ठीक है, जिसको एक प्रकार का हम लगून भी कहते हैं। तो ये आपको जो संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है प्राकृतिक तौर पर बना हुआ, इसे हम अटोल कहते हैं, अटोल प्रवाल भित्ति। तो वो कहाँ मिलेगा, लक्षद्वीप या अरब सागर में, ये आप याद रखोगे। तो ये थे कुछ तथ्य जो आपको जानना था राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को लेकर के। कुछ और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों की ओर अगर हम आगे बढ़े तो अब बात आती है कि भाई जैव विविधता के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। इसमें ज्यादा हमको कंसेप्चुअली सोचना नहीं है, कुछ पॉइंट है जो आपको समझना है, बस सीधे सीधे समझना है। तो कौन कौन सी बातों को हम समझेंगे, यहाँ देखें। अगर हम समझने की बात करें तो सीधा आप याद रखो कि भाई ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप आनुवांशिक तौर पर प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, एक्स सितु हो या इन सितु, वहां पर प्रजातियों को क्या करते हो आप, संरक्षण प्रदान करते हो, तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। पारितंत्र सेवाएं आप देते हो, जैसे कि अपशिष्ट का पुनः चक्रण होगा, जल संरक्षण होगा, मृदा संरक्षण होगा, मृदा अपरदन की रोकथाम होगी, भाई बिल्कुल होगी। अगर आप प्राकृतिक संरक्षण अगर आप देना चाहते हो प्रजातियों को, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा वृक्षों को वहां पे संरक्षित रखना पड़ेगा। वृक्षों को संरक्षित रखोगे तो उससे मृदा अपरदन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा तो मृदा निर्माण में ये काफी सहायता निभाएगा, भूमिका निभाएगा। और जल संरक्षण भी आपके पास दिखाई देता है, एक पोषण चक्रण होते हैं, शस्य परागण मतलब कि क्रॉप का जो पॉलिनेशन है वो दिखाई देता है, जलवायु नियंत्रण होता है। तो ये सब के सब पारितंत्र सेवाओं के अंतर्गत आता है, जो आपको याद रखना है मौखिक तौर पर। ऐसे ही कुछ और उपयोगी की अगर हम बात करें जैव विविधता में, तो हमें सांस्कृतिक लाभ भी दिखाई देता है, क्योंकि यही जो भारतीय रिजर्व है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आपको बताया गया कि जो यूनेस्को के द्वारा 12 सेलेक्ट कर लिए गए। अब 12 सेलेक्ट कर लिए गए तो ये तो हमारे राष्ट्रीय गौरव की बात हुई ना, इसमें टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे भी। तो आपके पास सांस्कृतिक तौर पर भी एक लाभ दिखाई दे दिया। भाई पर्यटन, जैसे कि मैंने बताया, टूरिज्म बढ़ेगा। अब भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप प्राकृतिक आवास को संरक्षित रख रहे हो तो नई नई प्रकार की फसलों से संबंधित भी आपके पास कई वैरायटीज दिखाई देते हैं और कई दवाएं और औषधियां यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये कुछ उपयोग है जो आपको मौखिक तौर पर याद रख लेना है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स कैसे आते हैं आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ऐसे लेक्चर्स को लगातार चला सकूं आगे भी। अब देखिए, कुछ ऐसी भी प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने की कगार में है, तो उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों तक जागरूकता लानी पड़ेगी। अब जागरूकता कैसे आएगी, तो पहले तो आपको उन जो विलुप्त हो रहे प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उनके नाम या सूची तैयार करनी पड़ेगी, और सूची तैयार करने के लिए एक बुक लाना पड़ेगा। अब बुक लाने से पूर्व आपको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक संगठन लाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो नाम आता है वो आप याद रखोगे IUCN, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में आप इसे कहते हो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो मुख्य कार्य यह है कि विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाना, संकटग्रस्त होने से बचाना, तो लोगों में जागरूकता भी लाएगा। अब इसके लिए क्या करेगा, ये एक रेड डाटा बुक को रिलीज करता है, और इस रेड डाटा बुक में उन्हीं विलुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में सूचना दी जाती है, ये आप याद रखोगे। अब हो सकता है कि आपसे ऐसा कोई प्रश्न कर दे कि IUCN के द्वारा
या फिर उसका IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो अंग्रेजी में आप याद रखोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, अब इसकी परिभाषा के अनुसार ये किस प्रकार की प्रजातियों को बोल रहा है कि ये विलुप्त हो रही, तो आप याद रखोगे जो लगभग 50 वर्षों तक नहीं देखी गई है उसके अपने प्राकृतिक प्रवास में, तो हम बोलेंगे कि वो जो प्रजाति है वो कैसी हो रही है, वो विलुप्त हो रही है। ये पॉइंट आप बहुत महत्वपूर्ण याद रखोगे। अब IUCN के मुख्यतः 3 से 4 लाभ आपको दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बताया संकटपन्न प्रजातियां जो है उनकी पहचान करना, उनको संरक्षण देना। दूसरा, जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा था उसको बचाना। तीसरा, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन देना, तभी तो प्राकृतिक आवास बच पाएगा। और चौथा जो है जैव विविधता के संकटग्रस्त के महत्व को विषय में लोगों तक जागरूकता लाना, तभी तो रेड डाटा बुक रिलीज करता है जिसमें प्रजातियों विलुप्त हो रही प्रजातियों का क्या देगा, सूचीबद्ध करेगा। तो ये कुछ लाभ है। अब ये अगर डिटेल में आपको लेक्चर समझ में आ गए तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थियों को डाउट रहता है ना कि सर मैं तो सब पढ़ लिया परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आपके उसी डाउट को क्लियर करने के लिए स्वराज IAS एक लेक्चर दे रहा है और लेक्चर के साथ संबंधित हम टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके पास यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं। वैश्विक तापमान या तापन, दूसरा दिया गया आवास का विखंडन, तृतीय दिया गया विदेशी जाति का संक्रमण और चौथा दिया गया शाकाहार को प्रोत्साहन। फिर बोल रहे हैं निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। यहां पर जो है हम एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे। एलिमिनेशन राउंड की खासियत ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफर्म्ड हो जाते हैं कि मैंने जो यहाँ पे चूज किया हूं, सिलेक्ट किया हूं जिस ऑप्शन को, वो कितना सही है। तो देखिए क्या है एलिमिनेशन राउंड, इसे समझते हैं। 4 विकल्प आपके पास यहाँ दिए गए और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। पहला वैश्विक तापमान। भाई वैश्विक तापमान मतलब कि यहाँ पे ग्लोबल तौर पे वैश्विक तौर पर अगर तापमान में किसी भी प्रकार का अंतर आता है तो आप जानते हो वनस्पतियों पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि सिर्फ वनस्पति ही नहीं प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली हम तितलियों की बात करें, अगर वहां पर जलवायु में परिवर्तन हो, आर्द्रता ज्यादा आ जाए तो वो उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन नहीं करता, बाकी बाहर की टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो हुआ ना वैश्विक तापमान का प्रभाव सीधा सीधा जैव विविधता पर। तो भाई पहला तो आपका सही है। अब यहां देखिए अगर पहला सही है तो अब हम ऑप्शंस की ओर जाते हैं जिसे हम एलिमिनेशन राउंड कहते हैं। तो ए भी आ सकता है क्योंकि एक है, मगर देखो बी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे एक को तो बोल ही नहीं रहे। सी आ सकता है और डी आ सकता है। चलिए भाई एक ऑप्शन तो कट गया ना, कितना आसान हुआ। दूसरा पढ़ते हैं आवास का विखंडन। अब आवास का विखंडन मतलब कि अब आप स्वयं सोचिए जहां पर आपकी प्रजातियां रह रही है अनुवांशिक तौर पर आप उनको संरक्षण भी देना चाहते हो और अगर आप उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर कर देते हो बिना कोई अनुकूल परिस्थितियां दिए, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां अगर आप देते हो तो एक्स सितु के संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हो अगर आवास का विखंडन हो जाए तो प्रजातियां विलुप्त होने लगती। तो भाई दूसरा भी सही है आपके पास 100%। अब जहां जहां 2 है उसको लेंगे तो पहला तो आ ही जाएगा ए, ठीक है। सी में गए तो 1 और 4 बोल रहा है, मतलब 2 तो है ही नहीं, तो देखो सी भी कट गया हमारा। ये खासियत होती है किसकी, तो एलिमिनेशन राउंड की। अब हम चलते हैं तृतीय में विदेशी जाति का संक्रमण। भाई विदेशी जाति का संक्रमण भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी प्राकृतिक आवास में वहां पे रह रही पशु पक्षी है, अगर कोई बाहर विदेश से आकर के पशु पक्षी वहां पे रहने लगे तो अचानक वो वहां के पर्यावरण या फिर जो वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जैव विविधता को ह्रास होता है। तो भाई तीसरा भी सही है। अब जहां जहां 3 है उसको हम लेंगे। अब यहां देखिए ए में बोल रहा है 1 2 3 और डी में बोल रहा है 1 2 3 और 4। तो कंफ्यूज हो यहां पर आप, चौथा को पढ़ना ही पड़ेगा अब हमको। चौथा को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता को किसी प्रकार से ह्रास नहीं करता भौगोलिक क्षेत्र में। उसका कारण यह है कि अगर आप शाकाहार को प्रोत्साहन करते हो और मैं एक पोषी स्तर की बात करूं तो वहां पे पर्टिकुलर माफ करिए एक स्तर पर शाकाहार की वृद्धि होगी, पादप को खाएंगे, मतलब कि उनकी संख्याओं को बढ़ाएगा, मगर पूरे जैव विविधता को किसी प्रकार से ह्रास नहीं करता। तो चौथा आपका रॉन्ग है। चौथा रॉन्ग है तो आप सीधा सीधा काट दीजिए डी को। अब डी को अगर आप डायरेक्ट काट देते हो तो ए तो आपका ऑटोमेटिकली मिल गया ना। यही खासियत होती है किसकी, तो आप कहोगे एक एलिमिनेशन राउंड को अपनाने की। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर से साथियों हम यहाँ पर जो चुनेंगे वो है एलिमिनेशन राउंड, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि। चलिए इसमें थोड़ा सा ऊपर करता हूं, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि। भाई पक्षियों की संख्या घट रही है तो असाधारण वृद्धि एक बार ये सही हम मान सकते हैं, मगर एकदम ही अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो सही होगा नहीं। फिर भी मान लीजिए अगर ये सही है तो हम दूसरा देखते हैं। अगर एक सही हो सकता है तो हम ए भी चुन सकते हैं, यहाँ देखिए हम डी भी चुन सकते हैं, परंतु हम क्या नहीं चुन सकते, बी और सी को। चलो हम फिलहाल हम इसको रोक करके चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक। अब यहाँ वर्ड देखो आप, जैविक बोल रहा है। अब भाई जब चीजें जैविक आ गई है तो किसी प्रकार का नुकसान कैसे पहुंचाएगा पक्षियों को, तो ये तो हमारा शुद्ध तौर पे रॉन्ग हो गया ना। तो अगर दो रॉन्ग हो गया है, अब हमको क्या बोला, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए और बोला कौन कौन तेजी से कम हो रही संख्या पक्षियों का उसका कारण है, तो भाई जैविक से संबंधित तो हो ही नहीं सकता। अब जैविक से संबंधित नहीं होता तो जहां जहां दो है वो काट दो। तो देखो ए भी कटा, आपका बी भी कटा। अब सी या डी में से कोई एक उत्तर आ सकता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं। तीसरा, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। भाई बात बिल्कुल सही है। अगर आप पक्षियां जहां रह रही है, जैसे कोई एक जंगल वाला क्षेत्र है, अगर आप पूरे जंगल को काट देते हो और वहां पे खेती बाड़ी करते हो, या फिर आप अपने मानव स्वयं का आवास स्थान वहां पे बना लेता है, तो प्राकृतिक जो अनुकूल परिस्थितियां जो दे रहा था वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र वो हट गया, तो पक्षियों का जो कहीं ना कहीं ह्रास होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आपको पास ये तीसरा तो बिल्कुल सही है। तो तीन जहां पे वो अब हमको लेना पड़ेगा, देखो सी और डी। सी और डी में आप देखो कहीं पर भी यहाँ पे एक और चार तीन तो है नहीं, तो डी तो आपका ऐसे ही कट गया ना। अब डी कट गया तो सी तो उत्तर आ ही गया। ये होता है खासियत एलिमिनेशन राउंड की माय डियर। चलो चौथा पढ़ करके देख लेते हैं। कीटनाशक रासायनिक उर्वरक। कीटनाशक आ गया तो आप जानते हो जहां कहीं कीटनाशक हो या फिर मच्छर भगाने वाली दवा जैसे कि DDT जो मलेरिया से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये करते हैं कि आपको मालूम है, अगर कीटनाशक रासायनिक या DDT का अगर छिड़काव अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला में चले जाता है, और खाद्य श्रृंखला में जाने के बाद ये बॉडी में चले जाएगा बर्ड्स के। तो बर्ड्स जब पक्षी जब अंडे देते हैं तो समय से पहले ही टूट जाता है, तो भाई उनकी जनसंख्या तो कम होगी ना। तो भाई चौथा भी आपका 100% सही है। इसका मतलब कि 3 और 4 हम बिल्कुल सही थे। एक में जो हम थोड़ा डाउट रख रहे थे हम इसको काट सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें। ये है कॉन्सेप्ट भरा सॉल्यूशन। चलिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर के हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। भाई मैंने अभी आपको बताया था महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व की स्थापना होती है, क्योंकि प्राकृतिक आवास पे आप प्रजातियों की संरक्षण प्रदान करते हो। इसमें तो भारत सरकार ने कितना 18 जैव मंडल रिजर्व बनाया और यूनेस्को ने 12 सेलेक्ट किया है। तो आप किसको चुनोगे, एक को सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तर आपका बन गया। तो डोंट वरी अबाउट इट, बी विद अस एंड विल प्रोवाइड यू द बेस्ट नॉलेज टू क्लियर योर एग्जामिनेशन माय डियर। पुनः मैं कह रहा हूं अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने स्टार्टिंग में दे रखा हूं मेरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या रहा है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मानव अस्तित्व का आधार जैव विविधता बनी हुई है। कैसे, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिए गए, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ देखिए भाई मानव अस्तित्व के लिए मृदा निर्माण बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि मृदा आप जानते हो वैसे ये महत्वपूर्ण खनिज है। मृदा का निर्माण होता है तो मृदा में पादप या फिर पेड़ पौधों जो है वो पनपेंगे, और पेड़ पौधे जो है एक पोषी स्तर को मेंटेन करते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो मृदा निर्माण तो काफी महत्वपूर्ण हो गया। मृदा अपरदन की रोकथाम, भाई अगर आप मृदा अपरदन को रोक लेते हो मतलब कि आपने वृक्षारोपण किया है। अगर आपने वृक्षारोपण किया है तो आपने पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत को वहां पे रख दिया है, जिससे संबंधित कई जीव जंतु वहां पर दिखाई देंगे, और मानव उस पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भाई दूसरा भी आपका क्लियर दिखाई दे रहा है, सही है। अपशिष्ट का पुनः चक्रण, अपशिष्ट का पुनः चक्रण कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं उनका एक पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करूं या एनवायरमेंट की अगर बात करूं तो चक्रण होने का मतलब है, जैसे कि आप जानते हो अगर कोई सड़ गल गया है तो उनको विघटक होते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करेंगे, उन्हें सड़ा गला देंगे, फिर उसी से मृदा में ह्यूमस आता है, और ह्यूमस आने की वजह से एक अच्छे वृक्षों का वहां पर
क्या होंगे, तो वृक्ष लगेंगे। और फिर बाकी आप पारिस्थितिकी चीजों को आप जानते हो, तो भाई ये भी काफी महत्वपूर्ण हो गया। शस्य परागण, शस्य परागण मतलब कि क्रॉप पॉलिनेशन की बात चल रहा है। क्रॉप पॉलिनेशन मतलब कि आप जानते हो कि कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो पक्षियों के द्वारा चोंच में या फिर अपने पशुओं के द्वारा एक बीज को दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसे लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो कई ऐसे दीवार होते हैं जहाँ पे पीपल है, बरगद के पेड़ आपको दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, जैसे कौवे अपनी चोंच में उसको ले गए, बीज को वहां छोड़ दिए, वो लग गया। इस प्रकार के कई उदाहरण आपको देखने मिलते हैं। तो चारों सही है, चारों सही, तो आप किसके साथ जाओगे भाई, 1 2 3 और 4, डी आपके पास मिल गया। इसलिए कॉन्सेप्ट भरी चीजों को आप समझिए, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा माय डियर। चलिए आगे बढ़ा जाए हमारे पास। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था, और अगर आप ऐसे ही सीरीज चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई एम वेटिंग फॉर योर गुड कमेंट की क्रांति सर आप जो पढ़ा रहे हो हमारे लिए काफी लाभप्रद हो रहा है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।